हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी फेवरेट क्लास में। तो मेरे हाथ में फिर है अनसॉल्व पेपर और आज हम लोग करने वाले हैं 2023 का सेट नंबर 4। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं और जल्दी से आ जाओ सभी लोग। चलो भाई, जो लोग आ गए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से शेयर कर दो, बाकी लोग भी जल्दी से ज्वाइन कर लें और आज की क्लास फटाफट स्टार्ट हो जाए। सेट नंबर 4 है 2023 का। चलो भाई शुरू करें बिना देर किए हुए, क्योंकि समय बहुत कम है। सेट नंबर 4, आप लोग अपना अपना आंसर पेपर खोल लें, कॉपी सामने रख लें, पेन हाथ में ले लें तुरंत और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। चलो भाई तैयार सब लोग? जल्दी से शुरुआत करें। सेट नंबर 4 जिसका कोड है, आपको बता दें, कोड है DY। मिला सबको? चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है 2, -3 और दूसरा बिंदु है 10, बीच की दूरी दी गई है 10 मात्रक, यानी D बराबर है 10 मात्रक। देखो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है, 1 नंबर में आया है। यही क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है। तो इसको आप सॉल्व करिए अच्छे से, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और बड़े नंबर में यानी ज़्यादा नंबर में भी आ सकता है। सीधे सीधे फार्मूला लगाना है आपको। इसमें y का मान पता करना है। ये y मिसिंग है तो y क्या होगा। ठीक, हल करेंगे। सिंपल सा फार्मूला हमारे पास है, D बराबर होता है अंडर रूट, सबको याद होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बिंदुओं को हम लोग मान लेंगे x1 y1, दूसरे को x2 y2 और D का मान आपको दिया गया है तो इसकी जगह पर रखेंगे 10। बाकी सारे मान रखने हैं। x1 हो गया 2, x2 हो गया 10 होल स्क्वायर, y1 हो गया -3 और y2 हो गया y। तो इस तरह से हमने मान रख दिए। अब अंडर रूट जब तक नहीं हटेगा तब तक ये हम नहीं कर पाएंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 100 और ये अंडर रूट हट गया। 2 में से 10 घटाएंगे -8, ये हो गया -8 और उसका स्क्वायर। ये ओपन होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 9, b स्क्वायर यानी y स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 6y। ये हो गया 8 का स्क्वायर 64, इसको भी लगे हाथ हम लोग लिख लेते हैं। अब एक तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 6y और ये 64 और 9 हो गया 73। 100 उधर जाएगा, माइनस में चला जाएगा, बराबर 0 बन गया द्विघात समीकरण। y स्क्वायर प्लस 6y और ये घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 73 यानी कि 27। अब ये बढ़िया सा द्विघात समीकरण बन गया। लास्ट में है 27। 27 के आपको गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 6 आ जाए। 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 6। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। ये है तो ऑब्जेक्टिव लेकिन है बड़ा क्वेश्चन। y कामन होगा तो y प्लस 9 माइनस का 3 कामन होगा तो यहाँ भी y प्लस 9। अब ये हो गया आपका y प्लस 9 एक ब्रैकेट में और y माइनस 3 एक ब्रैकेट में।
इसको जीरो करेंगे तो एक मान आएगा, इसको जीरो करेंगे तो दूसरा मान आएगा। तो y के दो मान आ गए, एक तो आएगा 3 और एक आएगा -9। अब आप देखो कौन सा विकल्प सही है, -9 और 3, इसका मतलब आपका विकल्प सही है बी। अब ये ऑब्जेक्टिव में आया है तो आपको सिर्फ टिक करना है, लेकिन अगर सॉल्व करने वाला आया 2 नंबर में आ गया तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। समझ में आया? चलो भाई दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रायिकता का क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है प्रायिकता का। एक पासे को उछाला गया, देखो पासे को अगर उछाला जाएगा, पासे को उछालने पर कुल कितने परिणाम आते हैं? कुल परिणाम। देखो प्रायिकता में 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो कुल परिणामों की संख्या और जो आपको घटना दी गई है उसके अनुकूल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 6। भाई पासे पर या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6। कुल कितने परिणाम आते हैं? 6। आना क्या है उस पर? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या अगर आएगी तो अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन है? 2 है, 3 है और 5 है। तो अभाज्य संख्या के परिणाम कितने हो जाएंगे? 3। या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5। ये अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य, ये गलती मत करना। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य, तो एक को हम शामिल नहीं करेंगे। तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता हो जाएगी, यानी मान लो घटना है अभाज्य संख्या का आना, तो P बराबर क्या होगा? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये प्रायिकता आ गई। प्रायिकता को PE से लिखा जाता है 1/2। समझ में आया? चलो तो इसमें विकल्प सही होगा 1/2, यानी कि दूसरा। तीसरा क्वेश्चन है 2 संख्याओं का लासा 26 और 156। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इनका लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त 156, तो इनका मासा क्या होगा? लासा दिया गया है, मासा आपको निकालना है। ठीक, तो इसका फार्मूला आपको पता है, 2 संख्याओं का गुणनफल इनका उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये याद रखना है, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब 26 और 156 का गुणनफल किसके बराबर होगा? मासा और लासा के गुणनफल के। मासा और लासा कितना है? 156। तो यहां से हम मासा निकाल लेंगे आराम से। 156 से 156 कैंसिल, मासा बराबर आ गया 26। मासा बोले तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लासा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये याद रखो। और एक क्वेश्चन 100% ये आएगा, एक 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला और एक मासा और लासा वाला, इसको तो आना है, कोई इसकी तो हम गारंटी ले सकते हैं। चलो 3 क्वेश्चन हो गए। इनको हल करने से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें विकल्प सही है बी, तीसरे का
बी सही है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा समझने वाला है, एक बार आप लोग समझ लें। क्वेश्चन क्या है पहले हम पढ़ देते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, यानी कि HCF, मासा। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए समझ लो मासा पूछा गया है, महत्तम समापवर्तक। छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए तो लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो, यानी आपको वो HCF पता करना है जिससे भाग करने पर दोनों में 5 शेषफल प्राप्त हो। संख्याएं कौन कौन है, एक है 245 और दूसरी है 1037। इन दोनों का HCF निकालना है। इसका मतलब वो गुणनखंड इन दोनों का जो दोनों में कॉमन हो, समझ में आया। लेकिन इनमें शेषफल 5 5 बच रहा है, इसमें भी शेषफल 5 बच रहा है, इसमें भी शेषफल 5 बच रहा है, तो वो 5 हम माइनस कर दे पहले तब निकालें। तो जो एक्स्ट्रा है वो माइनस कर लो, 5 हमने कर लिया माइनस, तो अब नई संख्या बन गई 240। इसमें से भी 5 हमने कर लिया माइनस, तो हो गया 1000 कितना 32। अब इन दोनों का आपको HCF निकालना है, समझ में आया। अब HCF निकालोगे तो 5 शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि 5 हमने माइनस कर लिया पहले ही। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन अब आसान हो गया आपका। अब इन दोनों का HCF निकालो, टिक करो कौन सा सही है। HCF निकालने का तरीका, दोनों के गुणनखंड करो, जो गुणनखंड कॉमन हो वो, या फिर यूक्लिड लगा लो तो और आसान है। यूक्लिड से हम लोग करेंगे जब बड़ी संख्या हो, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग करेंगे। इन दोनों में से छोटी संख्या 240, 240 से भाग कर दो डायरेक्ट 1032 को। देखो HCF निकालने का तरीका, जब बड़ी संख्याएं दी गई हो तब कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। दो संख्याएं हो, दोनों में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करो, कितनी बार जाएगा, 2 पंची 10, ये 5 बार नहीं 4 बार, 4 का 0, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9, ठीक। माइनस करो, ये 2 यहाँ पे और 13 में से 6 गए 7। देखो ये प्रक्रिया आपको तब तक करते रहना जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब 72 आया, 0 नहीं है, तो अभी और प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। अब 72 से भाग करेंगे 240 में, कितनी बार, 3 बार, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। अब कितना बचेगा, 4, यहाँ 3 में से 1 गया 2। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो प्रक्रिया आगे और बढ़ाएंगे। 24 से भाग करेंगे 72 में, 24 दिया 72। अब शेषफल आ गया 0, और जब शेषफल 0 आ जाए उस स्थिति में जो भाजक होगा वही कहलाता है HCF। क्लियर। जब शेषफल 0 आ जाए उस कंडीशन में जो भाजक होगा वही HCF होता है। इसका मतलब HCF क्या हो गया, HCF बराबर हो गया 24। आई बात समझ में। इन दोनों का HCF आ गया 24, यानी कि 24 से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी पूरी पूरी, लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगी। क्यों नहीं कटेंगी, क्योंकि 5 5 इन दोनों में एक्स्ट्रा है। अब समझ में आ गया। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा 24, विकल्प है आपका C सही। चलो 5 नंबर पे आ जाओ भाई। 5 नंबर है द्विघात समीकरण का। पांच नंबर क्वेश्चन, यदि समीकरण का एक मूल 2 है, समीकरण दिया है आपको 2x² प्लस का ax प्लस 6 बराबर 0। एक मूल दिया है 2, यानी मूल किसे कहते हैं, x का मान
x का वह मान या x के वे मान जिनको समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाती है, वही मूल कहलाते हैं। एक मूल दिया गया है, यानी x का एक मान आपको दिया गया है, उठा के रख दो, सीधे सीधे संतुष्ट करा दो, आराम से a का मान निकल आएगा। एक मूल कितना? 2, तो यही मान आपको इसमें रख देना है, बस। समझ में आया? तो सीधे सीधे क्या करना है, x बराबर 2 रखने पर रख दो इसी में, बस ये संतुष्ट करेगा क्योंकि ये मूल है, ये इसका हल है। तो 2 जहां जहां x वहां वहां 2, 2 का स्क्वायर a, x की जगह 2 प्लस 6 बराबर 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 2a और ये 6 बराबर 0, 2a 8 6 14 बराबर 0, तो 2a बराबर क्या होगा? -14, तो a बराबर -14 बटे 2, 2 एकम 2, 2 सती 14, a का मान आ गया माइनस। कितना आसान है। कौन सा सही है? विकल्प डी सही है। कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, मान लिया पहली संख्या x और दूसरी y, तो x प्लस वाई बराबर है 8 और उनका अंतर है 2, यानी x माइनस वाई बराबर। तो ये तो बहुत आसान है, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। दो संख्याओं का योगफल 8, माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y, दोनों का योगफल बराबर 8 और दोनों का अंतर बराबर 2, दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 और 2 मान लो या ना मानो, तो 60 में आपको लगाना है। y से y कैंसिल, x x 2x, 8 और 2 10, तो x बराबर 10 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, x बराबर आ गया 5। कितना आसान। x का मान कहाँ रखो? 1 में रखो। 1 में रखने पर तो x का मान है 5 और 5 प्लस y बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 5, यानी y बराबर x बराबर 5, y बराबर 3। ये आ गया इन दोनों का हल। कोई दिक्कत किसी को? नो एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। चलो भाई अगला 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर पे आ जाओ, जल्दी जल्दी करो। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? समीकरण दिया गया है, इसके मूल कैसे होंगे? फिर द्विघात समीकरण आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। इसके मूलों की प्रकृति बतानी है। मूलों की प्रकृति बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? d निकालना पड़ेगा, विविक्त कर। बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर d का मान 0 तो मूल वास्तविक और समान, d का मान अगर 0 से बड़ा तो मूल वास्तविक और असमान, और अगर d का मान 0 से छोटा तो मूल काल्पनिक। तो सबसे पहले d निकाल लो, तुलना करा लो, तो a बराबर आ जाएगा 4, b बराबर -12 और c बराबर 9। हमको चाहिए d का मान, d होता है बी स्क्वायर -4ac, b का मान -12 तो
12 का स्क्वायर माइनस 4AC, 4A यानी कि 4C यानी कि 9, 12 का स्क्वायर 144 और ये हो गया 4 चौक 16, 16 नवैया 144। वेरी गुड, 144, 144 काम खत्म। और D का मान अगर 0 आया इसका मतलब मूल आपस में समान होंगे और वास्तविक भी होंगे। तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। ये हमने आपको याद करा दिया है कि D बराबर अगर 0 हुआ तो मूल आपस में समान होंगे और वास्तविक भी होंगे। तो कौन सा विकल्प सही है? 7 का C, वास्तविक और समान। बराबर लिखा है, बात वही है, चाहे बराबर बोलो या समान बोलो। फिर देखो 8 नंबर क्वेश्चन, फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गया। ये तो पीछे नहीं छोड़ रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो 2 बार आ चुका है, पहला नंबर भी है और 8 नंबर भी। 8 नंबर भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। पहला बिंदु है 2,3 और दूसरा बिंदु है 4,1। आप ये अच्छे से तैयार कर लो फार्मूला। देखो अभी अभी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, पहला क्वेश्चन भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का और ये 8 नंबर भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। फार्मूला सबको याद होना चाहिए। D बराबर होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान रखो, हल करो, दूरी निकालो। x1 2, x2 4, y1 3, y2 1, स्क्वायर करो। D बराबर 2 में से 4 गया -2, -2 का स्क्वायर 4, 3 में से 1 घटाओ 2, 2 का स्क्वायर भी 4, 4 और 4 8, 8 का वर्गमूल निकालोगे तो आ जाएगा 2√2। 4 का तो निकल आएगा तो बाहर आ गया 2, अकेले 2 बचेगा तो वो रहेगा अंदर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई 2√2 मात्रा। कौन सा सही है? C ऑप्शन सही है। ठीक, चलो 9 नंबर पे आ जाओ। सारे क्वेश्चन आपको हल करके बताएंगे, ठीक, जिससे समझ में आ जाए। लाइन सीधी होनी चाहिए। 9 नंबर में ये देखो, फिर जाना पहचाना क्वेश्चन। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। इसका विविक्तकर निकालना है। विविक्तकर मतलब कैपिटल D। ये देखो विविक्तकर, ये आपका क्वेश्चन यहाँ हुआ D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC। यहाँ भी आपको वही काम करना है। देखो एक ही क्वेश्चन 2 बार आ रहा है, एक ही फार्मूला 2 बार यूज हो रहा है। पहला क्वेश्चन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 8वां क्वेश्चन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। 7 नंबर में D निकालना है, 9 नंबर में भी D निकालना है। विविक्तकर मतलब कैपिटल D। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल D। सबसे पहले तुलना करा लो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। a बराबर 3, b बराबर -2, c बराबर 1/3। हमको चाहिए विविक्तकर। विविक्तकर अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फार्मूला ये रहा b स्क्वायर माइनस 4AC। b का मान -2 -4A3 और ये 1/3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 और ये -4, ये भी 0 आया। वेरी गुड। यहां भी 0, वहां भी 0। यहां भी 0 आया था, वहां भी 0 आया। ये एक अजीब इत्तेफाक है। 7 नंबर में भी यही फार्मूला।
मान आया 0, मूल पूछे गए मूल हो गए वास्तविक और समान। 9 नंबर में भी वही फार्मूला, विविक्तकर पूछा गया, उसका भी मान आया 0। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? डी। चलो 10 नंबर, समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। 10 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज का है भाई। ये आपको याद आया होगा। अभी आपको एक प्रमेय याद आएगी। एक त्रिभुज बना है ए बी सी, जिसमें भुजा BC के समांतर रेखा है DE। कोई प्रमेय याद आई आपको? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो वो अन्य भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये है थेल्स प्रमेय। और यहाँ भी वही काम होगा। जैसे आपको दिखा एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची गई, आंख मूंद के आपको थेल्स प्रमेय लगा देनी है। कैसे? देखो, इसमें मान दिए गए हैं। AE है 1.8, ये कितना है? 1.8। BD है 7.2, BD इधर है 7.2। EC है 5.4, ये EC हो गया 5.4। तो आपको AD निकालना है, इसको मान लो X। बताओ भाई कौन सा फार्मूला लगेगा? सीधे सीधे आप आंख मूंद के थेल्स प्रमेय लगा दो। इनका अनुपात बराबर इनका अनुपात। यही तो कहती थेल्स प्रमेय कि जो रेखा है वो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। लगा दो थेल्स प्रमेय, और कुछ नहीं। कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय। क्या होगा? AD अपान BD, AD अपान BD बराबर होगा AE अपान EC। यही तो है थेल्स प्रमेय, AE अपान EC। समझ में आया? मान रख दो। AD का मान X, BD का मान 7.2, AE का मान 1.8, EC का मान 5.4। दशमलव से दशमलव कैंसिल, 18 कम 18, 18 तेई 54, यानी X बराबर हो जाएगा, ये 7.2 उधर जाएगा बटे 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। X बराबर आ गया 2.4 सेंटीमीटर। बहुत आसान, बस आपको ये प्रमेय पता होनी चाहिए। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। लग गई प्रमेय? समझ में आया? 10 नंबर हो गया। 11 नंबर पे आ जाओ। ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या है? एक त्रिज्यखंड है, नहीं समरूप त्रिभुज है। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां, मान लो एक समरूप त्रिभुज ये है। समरूप का मतलब जिनके संगत कोण बराबर हों। हम बना के आपको दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ए बी, एक त्रिभुज हमने मान लिया ABC और दूसरा PQR। ये दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। समरूप मतलब इनके कोण बराबर हैं। अगर ये 90 अंश का है तो ये 90 अंश का होगा, ये जितना होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतने डिग्री का ये होगा। तभी को क्या कहलाते हैं? समरूप। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं।
इनकी भुजाओं में अनुपात दिया, ऊंचाई में अनुपात दिया गया है। कितना अनुपात? ऊंचाइयां दी गई हैं। इसकी ऊंचाई 3 मान लो, तो इसकी है 4। तो इनका क्षेत्रफल आपको निकालना है, इनके दोनों के क्षेत्रफलों में अनुपात। तो इसमें एक नियम आपको पता होगा कि अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आया? अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप इनकी भुजाओं का स्क्वायर करके अनुपात निकाल लो, आराम से आ जाएगा। कैसे? इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो आप इनकी भुजाओं का स्क्वायर कर दो। ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर, काम आपका हो गया। 3 का स्क्वायर बटे पी क्यू कितना है? 4, यानी 9 बटे 16, मतलब 9 अनुपात। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात पूछे तो वर्गमूल निकाल लो। अगर भुजाओं का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर कर दो। ये है नियम, किसमें लगता है? समरूप त्रिभुज में। चलो, ये क्वेश्चन नंबर था 11। 12 नंबर पे आ जाओ भाई। कोई दिक्कत किसी को अगर हो तो भाई कमेंट करो। 12 नंबर में एक त्रिज्यखंड है, कुछ इस तरह से बना हुआ है। कोण इसका है 30 अंश और त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। नाम है ओ ए बी। ओ ए बी। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सबको पता होगा, फार्मूला। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। याद है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आर भी पता है, थीटा भी पता है, मान इसमें रख देना है बस। देखो, आर बराबर 4 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 अंश, इसमें मान रखो बस। पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा 30 और बटे 360, ये कट गया। 12 तिहाई 36 यानी 12। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, तो ये हो गया 22 चौक 88 और नीचे 7 त्रिक 21। अब इसका भाग कर लो, कितना आएगा? 88 को भाग करो, 21 4 बार, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, बचेगा कितना? 4। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 21 दूना 42 हो जाएगा, यानी एक बार जाएगा। 21 एकम 21, कितना बचेगा? 9, और यहाँ पर 1। फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 बार जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया? 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा विकल्प सही है? बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक, चलो भाई आगे बढ़े।
13 नंबर क्वेश्चन। तेरह नंबर क्या है भाई? त्रिकोणमिति का है। बहुत बढ़िया, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं। 2 tan² 45 प्लस cos² 30। ये क्वेश्चन भैया आएगा जरूर एक मान रखने वाला, माइनस sin² 60। मान इसका बताना है, सारे मान आपको याद होंगे, बस यहाँ पे रख देना है। 2 tan 45 का मान 1, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो। cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो। sin 60 का मान भी होता है √3/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो। 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2, और ये हो गया 3/4, 3/4 माइनस ये भी हो गया 3/4, ये हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 2। बहुत आसान, इससे आसान कोई मिलेगा क्वेश्चन? दिखने में लग रहा था कि बहुत लंबा होगा, ठीक, 2 लाइन में हो गया। चलो भाई आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर फिर त्रिकोणमिति का 14 नंबर। चलो यही कर ले, इसके नीचे 14 नंबर है cos² 67 माइनस sin² 23। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे? ना तो आपको cos 67 का मान पता है, ना आपको sin 23 का मान पता है, तो फिर करेंगे कैसे? इसकी ट्रिक हमने आपको बताई थी कि अगर दो कोणों का योग 90 के बराबर आ रहा है तो किसी एक को ब्रेक करो। 67 और 23 का टोटल 90 आ रहा है तो किसी एक को तोड़ दो 90 माइनस में। कैसे? बस यही ट्रिक आपको याद रखनी है। cos² 67, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं sin²। 23 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 67। कोई दिक्कत किसी को? 23 को हमने तोड़ दिया 90 माइनस 67, 90 से 67 घटाओगे 23 आएगा, तो ये कर सकते हो, कर लिया। तो ये तो वैसे रहेगा cos² 67, ये हो गया sin 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा में अनुपात बदल जाते हैं, साइन का हो जाता है cos, तो ये भी हो जाएगा cos² 67। अब दोनों सेम सेम हो गए, कैंसिल, बराबर 0 हो गया। ना तो हमें 67 का मान पता था, ना 23 का पता था, लेकिन दोनों में से एक को हमने तोड़ दिया, फिर हो गया बराबर और काम आसानी से हो गया। 15 नंबर, किसी त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण C 90 अंश है, यानी कि ये वाला C होना चाहिए, तो ये A मान लो, ये B मान लो, ठीक। इसमें दिया गया है आपको tan A बराबर 1/√3, ठीक। tan A का मान कितना है? 1/√3। tan कितने अंश का मान 1/√3 होता है? tan 30 का मान होता है। तो यहाँ से कोण A हम पता कर सकते हैं, C तो है 90 अंश पक्का। tan A ये कितने का मान होता है? tan 30 का, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan A बराबर पता चल गया 30। कोई दिक्कत किसी को? जब A 30 होगा तो B 60 होगा,
अब कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। tan a का मान 1/√3 था, उसको हमने चेंज कर लिया। चेंज क्या किया, मतलब इसकी जगह पर tan 30 रखा, a बराबर आ गया 30 अंश। a बराबर 30 तो b बराबर 60, क्योंकि तीनों का टोटल 180 होना चाहिए। अब जो भी पूछना है पूछो, कोई दिक्कत नहीं। मान निकालना है साइन a cos b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। समझ में आया? अब देखो a का मान कितना, 30, तो ये हो गया साइन 30। b का मान कितना, 60, तो हो गया cos 60। a का मान कितना, 30, तो cos 30। b का मान कितना, 60। अब मान रख दो। साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का मान भी 1/2, cos 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान भी √3/2। यहाँ पर मल्टीप्लाई, गुणा कराएंगे। अंश अंश का गुणा, हर का गुणा, 1/4, इनका गुणा 3 और 2 दूनी 4, जोड़ो तो ये हो गया 4/4। आंसर आ गया 1। कोई दिक्कत? इतना आसान क्वेश्चन हो गया। सिर्फ करना क्या था, एक अनुपात दिया है उससे हमने कोण निकाल लिया। एक कोण आ गया तो उसकी सहायता से दूसरा कोण निकाल लिया, क्योंकि एक तो 90 पहले से पता है। अब दोनों कोण पता हो गए, अब चाहे जो अनुपात पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं। 16 नंबर, ये सारे क्वेश्चन आपको समझने हैं, जिससे कि अगर कोई ज़्यादा नंबर में आए तो आप लगा सको। ठीक, 16 नंबर, 16 नंबर में तो माध्यिका निकालनी है, वो समांतर माध्य निकालना है। वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्यमान दिख रहा है इधर, एक कॉलम भी और बनेगा। बताओ, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आया है। यही क्वेश्चन 4 नंबर में भी आता है कभी कभी। वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्यमान, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता है 3, 6, 8, 3, 6, 8, 5, 3, 5। देखो, वर्ग अंतराल और बारंबारता अगर दी गई हो तो माध्य कैसे निकालोगे, मध्यमान निकाल लो। इनका मध्यमान हो गया 5, इनका हो गया 15, इनका हो गया 25, इनका हो गया 35 और इनका हो गया 45। गुणा करा दो, ये है f, ये है x, तो हमको चाहिए f इंटू 5 ते 15, 15, 15 छक्का 90, 25 अट्ठे 200, 35 पंचे 5 पचे 25 और 5 ते 15 और 2 17, तीनों पचे 15 और 3 चौक 12, 1 13, जोड़ो 5 5 10 5 15, 3 1 4, 7 4 11, 11 9 20, 20 1 21, 2 1 3 और 1 4, 4 2 6। यह आ गया सिग्मा fx। बारंबारता का टोटल होता है n, 6 3 9, 9 8 17, 17 5 22, 22 3 25। तो हमको चाहिए समांतर माध्य। समांतर माध्य होता है यानी कि x बार सिग्मा fx अपान n, 615/25।
5 से काटो, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15। फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 24.6 आएगा आंसर। ठीक, ये आ गया समांतर माध्य। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? अब यही क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आ सकता है। वर्ग अंतराल, बारंबारता दी गई होगी, आपको मध्यमान निकालना है तो इसी तरह से निकालना रहेगा। ठीक, 16 हो गए, 17 पे और 17 नंबर क्या है? एक वृत्त का परिमाप, मान लीजिए वृत्त है जिसकी त्रिज्या है r। ठीक, एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वर्ग हमने मान लिया जिसकी एक भुजा है a, सारी भुजाएं a होंगी। ठीक, क्या दिया गया है? वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्या दिया है? इसका परिमाप यानी कि 2 पाई r बराबर इसका परिमाप यानी कि 4a। ये दिया है ना। वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इससे हम क्या r और a में अनुपात निकाल लें, तो r अपान a बराबर क्या हो जाएगा? 4 उधर पहले से है, नीचे हो जाएगा 2 पाई, यानी कि r अपान a बराबर हो गया 2 अपान। ठीक, ये त्रिज्या और उसकी भुजा में एक अनुपात आ गया, एक संबंध आ गया। हमको इनका क्षेत्रफल और इनका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। मतलब हमको चाहिए पाई r स्क्वायर अपान में a स्क्वायर। यही तो क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल। इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू दोनों का स्क्वायर है r अपान a का होल स्क्वायर। ठीक, अब r और अपान a का मान यहाँ रख सकते हो। पाई इसका मान है 2 अपान पाई का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2 दूनी 4 बटे पाई स्क्वायर, पाई से स्क्वायर कट गया, 4 बटे पाई। सरल कर लो इसको, पाई का मान क्या होगा? 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा, 4 गुणे 7 बटे 22, 2 दूनी 4, 11 दूना 22, 7 दूनी 14 बटे 11। इसका मतलब क्या आएगा? अनुपात कितना आएगा? 14 अनुपात 11। समझ में आया? वृत्त का क्षेत्रफल 14 होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल 11 होगा। ठीक, 18 नंबर, चौदह 11 बी ऑप्शन सही होगा। अट्ठारह नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार कागज, आयताकार कागज का मतलब ये, जिसकी भुजाएं हैं 40 और 22, मतलब कि ये जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर। इससे इसको मोड़ कर बनाना है बेलन। तो बेलन ऐसे बनाना है कि ये ऊंचाई हो जाए, मतलब कि इसको इस तरह से मोड़ना है। कागज आपका ऐसे रहेगा तभी ये ऊंचाई में बदलेगा। ये कागज, इसकी ये लंबाई 40,
चौड़ाई 22। इसको मोड़ करके बेलन बनाना जिसकी ऊंचाई 40 रहे, इसलिए हमने इसको खड़ा खड़ा इसे रखा है। अब इससे हमको क्या बनाना है, बेलन। तो बेलन कुछ ऐसे बनेगा, इसको मोड़ेंगे ऐसे तो ये बेलन में कन्वर्ट हो जाएगा, खोखला बेलन इस टाइप का। ऊंचाई तो इसकी 40 रहेगी क्योंकि उसी हिसाब से हमने इसको मोड़ा है। ठीक, तो पूछ रहा है इसकी त्रिज्या क्या होगी, आर आपको बताना है। आयताकार कागज के टुकड़े को किसके ऊंचाई को क्या मतलब लंबाई को ऊंचाई मानकर गोल घुमाया गया, ठीक, तो बन गया खोखला बेलन। अब देखो कौन किस में बदला है, इसकी जो लंबाई थी वो ऊंचाई में बदल गई और जो चौड़ाई थी वो किस में बदली है, वो परिधि में बदल गई। इसकी जो चौड़ाई है वो किस में बदल गई, परिधि में, यानी कि जो चौड़ाई है वो हो गई 2πr और वहां से हम r निकाल लेंगे। समझ में आया, इसकी ऊंचाई 40 सेम, तो ये जो है ना यही तो घूमा है, इसकी चौड़ाई घूम करके हो गई यानी कि 2πr बराबर 22। मान रख दो, 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणे r बराबर 22। तो r बराबर 22 गुणे 7/2 गुणे 22। 22 से 22 कट गया, r बराबर आ गया, इससे काटो 3.5 3.5 सेंटीमीटर। जो खोखला बेलन बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी आएगी, 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए सही है। 19 नंबर में है माध्यिका वर्ग क्या होगा। माध्यिका वर्ग के लिए हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे, ठीक, चलो इसी में कर लें। संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग के लिए क्या करेंगे, संचयी, माध्यिका के लिए संचयी बारंबारता ही निकालते हैं, ठीक। चलो ये है क्वेश्चन नंबर 19। वर्ग अंतराल 0 से 10 बारंबारता है 7, वर्ग अंतराल 10 से 20 बारंबारता है 5, 20 से 30 की बारंबारता 16, 30 से 40 की बारंबारता 12, 40 से 50 की बारंबारता 2। संचयी बारंबारता मतलब इनको कलेक्ट करना है, 7 7 5 12, 12 16 28, 28 12 40, 40 2 42, n बराबर आएगा 42। चेक कर लो, 2 2 4 6 10 5 15 15 7 22 के 2 2 2 4। माध्यिका वर्ग, माध्यिका पद हम लोग निकालते हैं और वो होता है n/2वां पद। n का मान कितना, 42/2वां पद, यानी 21वां पद। 21वां पद किस में आएगा, 7 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, 28 में आएगा। तो किस में आएगा, माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, ये 20 से, समझ में आया, ये है माध्यिका वर्ग, ठीक। चलो अब आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर।
20 नंबर आखिरी क्वेश्चन। ठीक, 20 नंबर क्या है? किसी बंटन के माध्य और माध्यिका, समांतर माध्य और माध्यिका दिया गया है। फिर देखो क्वेश्चन आया ये, समांतर माध्य है 24.5, माध्यिका है 26, तो बहुलक आपको निकालना है। ये क्वेश्चन पहले भी आप कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको इन तीनों में संबंध पता होगा, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध। याद है सबको क्या होता है? याद कर लो अगर नहीं याद। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। ठीक, मान रख दो 3 गुणे माध्यिका यानी कि 26 माइनस 2 गुणे समांतर माध्य 24.5, 3 छक 18, 3 दूनी 6 और 1 7, और ये 24 दूना 48, 1 49, घटाओ 18 में से 9 गए 9, 6 में से 4 गए, तो ये आ गया बहुलक कितना 29, यानी कि विकल्प आपका सी सही है। तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उसका फोटो हमारे पास भेज दीजिए। कल की क्लास में हम क्वेश्चन करवाएंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, आपके कोर्स का हो, कोई भी क्वेश्चन जो आपका नहीं हो रहा हो तो वो आप पूछ सकते हैं। कल की क्लास में हम आपके सारे डाउट, जो भी क्वेश्चन आपके नहीं हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक बड़ी क्लास में। संडे स्पेशल क्लास होगी जो कि बहुत बड़ी करनी है। सारे डाउट आपके जो भी प्रश्न होंगे वो हम आपको कोशिश करेंगे समझाने की। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।